नमस्कार, आवाज़ 24 न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। और आज हम पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र की जो हैं कांग्रेस की प्रत्याशी इंदु सिन्हा जी है, उनसे आज हम खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इंदु सिन्हा जी, आपका स्वागत है आवाज़ 24 न्यूज़ के चुनावी यात्रा में। और हम जानना चाहेंगे कि लगातार जो है इस दूसरी बार आप जो है पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में खड़ी हैं, लोगों के बीच भी आपका जाना शुरू हो चुका है। किस तरह का रुझान आप अभी देख पा रही हैं? देखिए, पूर्णिया की जो अभी स्थिति बनी हुई है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तो लॉकडाउन से लोग, कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन जो हुआ है उससे लोग परेशान हैं। दूसरी बात है क्या कि बारिश के कारण जो पूरा शहर डूब गया था, सबके घर में पानी चला गया, शौचालय का पानी घर में घुस गया। इससे लोगों को काफ़ी कष्ट है। क्योंकि आज देखिए, नाला जो बना है खुदाई करके रख दिया गया है, उसका पानी का बहाव नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और सड़क भी जर्जर स्थिति बनी हुई है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूर्णिया में जो यहाँ की स्थिति बदतर हो गई है जनप्रतिनिधि के कारण, तो मेरा भी S4 योजना है जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा। क्योंकि स्वास्थ्य में भी लीजिए कि स्वास्थ्य सदर अस्पताल में देखिए कि कोई भी पेशेंट जाता है उसको सही तरीके से देखभाल नहीं होती है। और सड़क, ये सदर अस्पताल में 32 करोड़ की यहाँ हॉस्पिटल में दवाई आती है, जिसमें कि 8 करोड़ का ही दवाई लोगों तक पहुंच पाती है। और इतने बड़े हॉस्पिटल में पूरे कोसी सीमांचल के लोग यहाँ आते हैं, मात्र 2 लेडीज़ डॉक्टर हैं। खास करके महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है, मैं उसको भी दुरुस्त करूँगी। दूसरी बात है क्या कि शिक्षा में आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज लॉकडाउन 6 महीने हो गई है और उसमें बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। यहाँ कोचिंग जो खोले हुए हैं उनकी भूखमरी स्थिति हो गई है। जो प्राइवेट स्कूल है वो लोग की स्थिति खराब हो गई है। घर में बच्चे हैं, उसकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो रही है। और सरकार सिनेमा हॉल खोल दिए हैं, लेकिन पढ़ाई की कोई सुविधा बच्चों को ना ऑनलाइन है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए मैं, और भी क्या, जो बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं लेकिन उसमें टीचर 300 बच्चे पर 2 टीचर 3 टीचर इस तरह से रखा गया है। इसीलिए हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले शिक्षा पर जो हमारे टीचर लोग हैं, जो पटना में लाठी भी खाए हैं, वो अपना समान वेतन के लिए जो कि नहीं दिया गया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग सबसे, मेरा एजेंडा है गठबंधन का कि समान काम समान वेतन, इसलिए शिक्षा पर भी हम लोग विशेष ध्यान देंगे। दूसरी बात है कि सुरक्षा जो आज हमारी महिलाएं हैं, आज सही तरीके से फ्री होकर के मार्केट नहीं जा पाती हैं, घर में सुरक्षित नहीं रहती हैं, अपहरण हो जाता है, बलात्कार होता है। आप देख चुके हैं हमारे ईस्ट ब्लॉक में गौरा पंचायत में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन सदर अस्पताल में जब उसका जांच कराया गया तो उसको क्लीन चिट दे दिया गया कि कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि पैसा लेकर के लोग इस तरह से गंदा काम करते हैं। इस पर भी हम ध्यान देंगे और इस पर पूरी ताकत के साथ, खास करके जो महिला का जो स्थिति है अभी पूर्णिया क्या पूरे बिहार में है, लेकिन पूर्णिया की स्थिति बहुत ही खराब है, इसीलिए उसको भी मैं दुरुस्त करूँगी। मैम, एक चीज़ है कि पूर्णिया सदर का जो टिकट का जो बंटवारा हुआ है पार्टी की तरफ से, वो काफ़ी ही लेट टाइमिंग में मतलब कि आया है, तो क्या इसका कोई असर आपके तैयारियों पे पड़ा है? चूँकि बहुत ही कम समय मिला आपको तैयारी करने के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि मैं तो 20 साल से क्षेत्र में हूँ। मेरे लिए तो लास्ट में टिकट मिले या पहले मिले, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि जिस तरह से कुछ बाहरी दल के लोग आकर के हवा फैलाए कि नहीं मुझे टिकट मिल रहा है, वो उन्होंने पैसा लेकर के वहाँ गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहाँ की पैसा से कोई टिकट खरीद नहीं सकता है। पार्टी खास करके हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी के पास जब कागज़ जाता है, बायोडाटा जाता है कैंडिडेट का, तो वो ही फैसला लेती हैं।
कि नहीं इसको टिकट मिलना चाहिए। खास करके कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और आप देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। तो आप जो मैम फील्ड में निकल गई हैं तो लोगों का रुझान तो मिल रहा होगा। बीजेपी आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, जो भी यहाँ से वहाँ के प्रत्याशी हैं बीजेपी से, किस तरह का आप उनसे टक्कर अभी मान रही हैं? किस तरह का वो आपको सामना करना पड़ रहा है उनके मुकाबले? देखिए, बीजेपी से मेरा कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम जनता का मुझे प्यार और स्नेह मिल रहा है क्षेत्र में, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है क्या कि कोई मेरे साथ टक्कर है ही नहीं। क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, इस बार पूर्णिया की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं विधायक नहीं होंगी, इस बार पूर्णिया के एक जनता विधायक होंगे, एक जनता इंदु सिन्हा होंगे। इसीलिए मेरे पास कोई टक्कर की बात ही नहीं है। दूसरी बात है क्या कि विधायक जी को 5 साल समय भी यहाँ की जनता दी है। उन्होंने घोषणा पत्र में जो उन्होंने लिखा है, एक भी घोषणा पत्र आप उठा करके देख लीजिए, कहीं कोई काम नहीं हुआ है, सब फ्लॉप हो गया है, सिर्फ जुमलाबाजी दिखाई पड़ा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आप मार्केटिंग यार्ड का देखिए कि करोड़ों रुपया रेवेन्यू जाता है सरकार को, लेकिन सरकार क्या सुविधा दी है? ना वहाँ शौचालय है, ना वहाँ सड़क है, न वहाँ कोई व्यवस्था है पानी का, कि कोई भी व्यवस्था नहीं है। जबकि सबसे बड़ा मंडी गुलाब बाग है। आज मेला ग्राउंड, आप जानते हैं कि मेला ग्राउंड के कारण पिक्चर भी बनी थी गुलाब बाग की, लेकिन आज मेला ग्राउंड में देखिए कि इस तरह से पानी सड़ा हुआ है, जिससे कि लोगों को बीमारी हो रही है, वहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप देखिए बस स्टैंड का, उनके घोषणा पत्र में बस स्टैंड के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन बस स्टैंड की स्थिति आप भी देख रहे हैं, आप लोग भी मुद्दा उठाए हैं, लेकिन कहीं कोई तरह का व्यवस्था नहीं दिया गया है। आज बस स्टैंड में ना महिला आती है, सुरक्षित नहीं है। आप ये भी देखें कि एक दलित लड़की के साथ बस स्टैंड में बलात्कार हुआ, हम लोग सड़क पर उतरे थे, उसको न्याय दिलवाए। लेकिन क्या इस तरह से होते आएगा विधि व्यवस्था, जो कि हम सुरक्षा बाद में दें, बाद में उसकी आवाज़ उठाए जब उसके साथ घटना घट जाए। इसीलिए बस स्टैंड को भी हम लोग दुरुस्त करेंगे, चाहेंगे क्या कि उसको अलग शिफ्ट किया जाए और उसमें सारी सुविधा दिया जाए महिलाओं के लिए खास करके। नए चुनावी मुद्दों में जो मैनिफेस्टो आपने पिछली बार जो है पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए तय किए थे, तो इस बार नया क्या जुड़ा है उसमें? नया मैंने सोचा कि यहाँ एक गौशाला खोला जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आए दिन जो गाय हो इस तरह से सड़क पर घूमती है, उसको खाना कोई नहीं देता है। तो मैं बता रही थी, मैं लोगों को, मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन भी किए कि ये आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये बहुत ही पूर्णिया के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन भी बिहार सरकार की है यहाँ बहुत सारा, और उसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहे कि जो सड़क पर गाय रहती हैं, चाहे जिसको कि सही तरीके से लोग किसी के घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, लोग चाहते हैं कि हम गाय का पालन करें, तो हम एक गौशाला यहाँ लगाना चाहते हैं कि जो इस तरह का लोगों को सुविधा मिले। गौशाला गाय पालने वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो बीजेपी का भी कहीं ना कहीं ये गौशाला वाला जो मामला है, तो आपको नहीं लगता है कि ये बीजेपी का मुद्दा आप कहाँ इस एरिया में उठा रही? देखिए, बीजेपी तो गाय की मुद्दा बहुत उठाई, लेकिन उसके रख रखाव के लिए आप कहीं भी देखिए, चाहे कहीं भी गौशाला इनके द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसमें देखिए क्या कि बहुत सारी गाय मर रही है वहाँ, उसको सही तरीके से खाना नहीं, जबकि खाना के लिए पैसा जाता है, कि पैसा जाता कहाँ है? गाय मर रही है वहाँ भूख से, बहुत गाय मर गई है, आप लोग भी जानते हैं। अब मैम मैनिफेस्टो पे आते हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं कांग्रेस, और आपके मैनिफेस्टो में जो है कई बातें की गई है, लेकिन उससे पहले जहां तक बिहार की बात है तो हम राजद की बात करेंगे, क्योंकि महागठबंधन में राजद जो है आपके लिए प्रमुख पार्टी है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपका राजद का ही है। 10 लाख नौकरियां देने का वादा राजद ने किया, इसके जवाब में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने 19 लाख नौकरी देने की बात कही। तो ये नौकरियों का जो लगता है सेल लगा हुआ है कि सभी पार्टियां अपने पहली बात तो इन नौकरियों पर क्या कहना चाहेंगी? दूसरी बात, भाजपा का एक और जो है मैनिफेस्टो में इंक्लूडेड है कि अगर बिहार की जनता बीजेपी को जिताती है तो वैक्सीनेशन जो है उनका फ्री में होगा कोरोना का, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि नौकरी की जो बात हमारे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 10 लाख लोगों की नौकरी दी, उन्होंने क्या गलत कहा? आज आप देखिए
आप अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सदर अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। उसके बाद बिजली का जो लाइनमैन होते हैं उनको देखिए, यहाँ जब खोजा जाए तो कहीं मिलता नहीं, सब प्राइवेट से सब लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसा भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। तो हर जगह हमारा अभी जॉब का बहुत जगह खाली है, उसको भरने में हमको तो लगता है कि 10 लाख से भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमारे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो इसमें बीजेपी वाले को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरा ये कहना है कि आपकी सरकार 20 साल से है यहाँ, 15 साल से यहाँ आप लोगों के बीच रहे हैं, तो उस समय आपको 19 लाख लोगों की नौकरी नहीं दिखाई पड़ी। सिर्फ घोषणा करने का आपका काम है कि गरीब लोगों के खाते में 15 लाख देंगे। क्या 15 लाख मिला क्या? हाँ, बोले थे क्या कि सो नोटबंदी होगी, 50 दिन में अगर सही तरीके से नहीं सुधरेगा, काला धन नहीं आएगा, तो चौक चौराहे पर मुझे बुला करके जो सजा देना होगा दीजिएगा। क्या मैंने भी मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी कि आप आइए यहाँ, 50 दिन में तो सुधरा नहीं कुछ, तो लेकिन कहीं कोई जवाब तक नहीं आया। तो मेरा देखिए, मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा है कि जो हम लोग बोलते हैं वो काम करते हैं। काम करने का ये है, बोली में बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन काम में आगे काम पे विश्वास करते हैं। और जहाँ तक कोरोना ये वैक्सीन की बात है, सबसे पहले हमारे 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा था कि चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि आप जो है सारे एयरपोर्ट को सील कर दीजिए, बाहर से कोई देश इंडिया में नहीं आए। लेकिन मोदी जी को तो ट्रंप जी को लाना था, जिसके कारण सबको खोल के रखे, और उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने में लोगों को काफ़ी हजारों लोगों को नौकरी चली गई, भूखे मर रहे हैं लोग, बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन उस समय नहीं किए, उसके बाद की, जबकि हमारे यहाँ कोरोना फैल गया, तब जा कर के लॉकडाउन किए। इससे क्या होगा कि आप वैक्सीन की बात करते हैं, यहाँ जांच का किट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोरोना का जांच करने में बहुत पैसा लगता है। आप बिहार की बात करते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश की बात कीजिएगा, तो आप बिहार की बात करते हैं। आज चुनाव है तो फिर जुमलेबाजी कर रहे हैं कि फ्री में दवाई देंगे, जांच होगी। क्यों? इतने दिनों से 6 महीने से लोग परेशान हैं, जो आपके डॉक्टर मर रहे हैं, आपके पुलिस पदाधिकारी जो रोड पर रहते हैं उनको कोरोना बीमारी से मर रहे हैं, हमारे जवान जो हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं वो भी कोरोना से मर रहे हैं। तो आपको अब इलेक्शन में बिहार की चिंता आई है कि बिहार में हम मुफ्त, आप जुमलेबाजी, एकदम जुमलेबाजी है। मैम एक और सवाल है कि आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में भी जो है शराबबंदी एक शब्द है जो कि बिहार के चुनावी मुद्दों में काफ़ी जो है मुख्य रूप से अपना स्थान रखता है, और जदयू और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है बिहार में शराबबंदी। लेकिन इस बार के मैनिफेस्टो में कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि अगर उनको कुर्सी मिलती है तो शराबबंदी पर पुनर्विचार करेंगे। इसमें क्या ये पुनर्विचार का क्या मामला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि जो बिहार में शराबबंदी हुई है, वो शराबबंदी तो हुई ही नहीं है। पहले से तो और लोगों को सुविधा मिल रही है, होम डिलीवरी मिल रही है। हाँ, ये है कि 500 का शराब 2000 में मिल रही है। अभी ब्लैक मार्केटिंग पूरा चल रहा है। आप देख रहे हैं क्या कि जो जेल में बंद है, आज दलित महादलित के लोग जो गरीब गुरबा हैं उन्हीं को शराबबंदी में जेल दिया जा रहा है। जो घर बैठे शराब पी रहे हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं हो रहा है। आज आप पूर्णिया का ही एग्जाम्पल लीजिए कि जो लड़का को शराबबंदी में मार करके हाजत में मरा है और उसको कहा गया है क्या कि फांसी लगा लिया है, ये सरासर गलत है। क्योंकि जो परिजन मिलने गए उनको मिलने तक नहीं दिया गया। और जो लड़का दीपक मरा है वो दुर्गा पूजा का फास्टिंग किया हुआ था, पानी तक उसको पीने नहीं दिया एक्साइज के पदाधिकारी, और जब मर गया तो लाश को देखने तक नहीं दिया गया। तो हम लोग भी गए थे जुडिशियल से, हमने कहा कि जांच होनी चाहिए क्योंकि पुलिस प्रशासन सही तरीके से जांच करती नहीं है, रफा दफा कर। लेकिन जुडिशियल से आई थी मजिस्ट्रेट, उन्होंने सारा सब चीज़ लिया, सीसीटीवी लगा हुआ है, उसका फुटेज की जांच होनी चाहिए। उसके शरीर पर हमने खुद देखा कि पीछे भी बहुत सारा दाग था, हाथ कटा हुआ था,
उसके बाद उसकी घड़ी 9:45 बजे के करीब उसको मारा है, तो घड़ी बंद था 9:45 बजे। तो इसीलिए ये इस तरह की आप देख रहे हैं कि इसको क्या कहा जाएगा। नीतीश बाबू बोले थे क्या कि शराबबंदी में अगर जिस थाना के एरिया में अगर लोग पकड़ाते हैं उस थाना के थानेदार को सस्पेंड किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, लेकिन कहाँ। यहाँ तो सारा पैसा लेकर के उससे भी 40,000 रुपया लिया गया है। 1-1.5 लाख का मांग किया गया था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ठीक है 1 लाख रुपया हम देंगे। 40,000 दे भी चुका था बेचारा, बोला था क्या कि 60,000 हम सुबह में दे देंगे सर, छोड़ दीजिए। उसका गाड़ी में बताया कि डिक्की में शराब था, तो डिक्की गाड़ी क्यों नहीं आपने सीज किया। उस आदमी को गाड़ी में बैठा करके दीपक को आप कटिहार क्यों ले गए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद उसको घुमा करके कल हो करके बोलते हैं क्या कि आपका बेटा मर चुका है। थाना में हाजत में आखिर गमछा गया कैसे। हाजत में तो ना गमछा ले जाने का है ना बेल्ट ले जाने का है, गया कैसे। इसीलिए इस पर जांच होनी चाहिए। मैं तो मांग करती हूँ कि CBI का जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसका बेटा मरा है, उसकी माँ को बीमारी, वो भी उसकी भी स्थिति खराब है। इसीलिए कि हाजत में मरना, इसी तरह से रॉकी सिंह के साथ भी हुआ था कि पूर्णिया जेल में भी उसकी हत्या हुई है। मतलब आप मानती हैं मैम कि शराबबंदी का जो है दुरुपयोग हो रहा है एक तरह से बिहार में, और इस तरह की घटनाएं होने का जो मुख्य कारण है कि उसका सही रूप से पालन नहीं होता। आप देख रहे थे कि पहले ही नीतीश बाबू पंचायत में, हर पंचायत में दुकान शराब का खोल दिए थे। एक बार आप उसको खाना खिला दीजिएगा, उसके बाद उसकी थाली छीन लीजिएगा कि नहीं अब तुमको खाना नहीं खाना है। हर चीज़ का सिस्टम होता है, हर चीज़ का तरीका होता है। हम लोग भी विरोध किए थे उस समय कि आप पंचायत में क्यों शराब की दुकान खुला रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों को और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। महिलाएं परेशान थी, लोग शराब पी करके आता था, मारपीट उसके साथ किया जाता था। इसीलिए शराब तो ठीक है बंदी है, लेकिन बंद है कहाँ। मैं इसको नहीं मानती हूँ कि शराब बंद। मतलब कि आपका ये कहना है कि शराबबंदी लागू रहेगी, लेकिन उस पर पुनर्विचार करने का ये मतलब हुआ कि उसको तरीके से लागू किया जाएगा। शराबबंदी रहेगी ये हमारे नेता नहीं कह रहे हैं। शराबबंदी जो हुई है उसकी जांच होगी। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि अगर जितने भी लोग हैं, थानेदार हैं, जो भी हैं, अगर उसके संपत्ति की जांच होगी तो सबका दिखाएगा क्या कि जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से उसका जो ये क्या कहते हैं खाते में कितने रुपये हैं, उसके संपत्ति कितनी बढ़ोतरी हुई, जांच होनी चाहिए, शक के दायरे में है। चलिए मैम, काफ़ी बातें आपसे हुई हैं और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्य रूप से कांग्रेस की प्रत्याशी और पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की 2 शब्दों में 2-3 प्रमुख योजनाओं के बारे में बताइए जो कि आप करने वाली हैं, बस शब्द में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी सड़क की स्थिति है उसको मैं सुधारूंगी, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है उसको मैं सुधारूंगी, शिक्षा की स्थिति है वो सुधारूंगी, सुरक्षा की स्थिति खराब है उसको विधि व्यवस्था में तय करूंगी। और दूसरी बात है कि यहाँ आज जो पूर्णिया में जो जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है कि सही तरीके से समय पर मोटेशन नहीं होता है, उसके बाद रसीद कर्मचारी सही से नहीं काटते हैं, तो इस पर मैं विशेष ध्यान दूंगी। तो ये थी कांग्रेस की प्रत्याशी इंदु सिन्हा जी जो पूर्णिया सदर से खड़ी हैं। इन्होंने अपनी सारी बातों को विस्तार से बतलाया, जनता के बीच ये मुलाकात भी कर रही हैं। और जी, स्थल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या धर्मशाला जो जर्जर पड़े हुए हैं, उसका भी मैं सही रूप से रंगाई पुताई और उसकी क्या कहते हैं हाँ सौंदर्यकरण उसका मैं करूँगी। मंदिर और मस्जिद और गौशाला, जी हाँ, ये मुद्दे सुनकर आपको जरूर ऐसे लगते होंगे कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के ही मैनिफेस्टो के अंग है, लेकिन इस बार जरूर पूर्णिया सदर के लिए कुछ नया हो रहा है, क्योंकि गौशाला और मंदिर की बात इस बार इंदु सिन्हा जी के द्वारा बोली जा रही है, कही जा रही है पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो जरूर ही नायाब और कुछ अलग नज़र आ रहा है। बहरहाल जनता के बीच इनका दौरा लगातार जारी है, अपनी बातों को उनके बीच रख रही हैं और आने वाले 10 नवंबर को ये ज़रूर पता चल जाएगा कि जनता इंदु सिन्हा जी की बातों को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या इन्हें यहाँ पूर्णिया विधानसभा सदर क्षेत्र का कुर्सी मिलता है। आप बने रहें चुनावी यात्रा में। मैं आवाज़ 24 के लिए ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।